इसी सीतोदा नदी के दक्षिण तट पर कुमुदकूट और उत्तर तट पर पलाशकूट है। ये दोनों ही कूट मेरू से पश्चिम दिशा में माने गए हैं। सीता नदी के पश्चिम तट पर वसंतकूट और पूर्व तट पर रोचन नाम का विशाल कूट है। ये दोनों कूट मेरू पर्वत से उत्तर की ओर हैं। ये समस्त कूट भद्रशाल वन में सुशोभित हैं, कांचन कूटों के समान हैं तथा इनमें दिग्गजेंद्र नाम के देव निवास करते हैं। मेरू पर्वत की पश्चिमोत्तर दिशा में गंधमादन नाम का पर्वत प्रसिद्ध है। यह पर्वत सब ओर से सुवर्णमय है। मेरू की पूर्वोत्तर दिशा में माल्यवान नाम का प्रसिद्ध पर्वत है। यह पर्वत वैडूर्य मणिमयी है तथा स्वयं ददीप्यमान होता हुआ अतिशय प्रिय मालूम होता है। मेरू की पूर्व दक्षिण दिशा में रजतमय सौमनस्य पर्वत और दक्षिण पश्चिम कोण में सुवर्णमय विद्युत प्रभ नाम का पर्वत है। ये चारों पर्वत नील और निषद पर्वत के समीप 400 योजन तथा मेरू पर्वत के समीप 500 योजन ऊंचे कहे गए हैं। इनकी गहराई अपनी ऊंचाई से चतुर्थ भाग है तथा देवकुरु और उत्तर किरु के समीप इनकी चौड़ाई 500 योजन है। इन चारों की लंबाई 30,209 योजन तथा 6 कला प्रमाण कही गई है। इन चारों पर्वतों पर मेरू पर्वत से लेकर अंत तक क्रम से 7, 9, 7 और 9 कूट हैं, अर्थात गंधमादन पर 7, माल्यवान पर 9, सोमनस पे 7 और विद्युत प्रभ पे 9 कूट हैं। सिद्धायतन कूट, गंधमादन कूट, उत्तर कुरु कूट, गंधमालिना का कूट, लोहिताक्ष कूट, स्फटिक कूट और आनंद कूट, ये 7 कूट गंधमान पर्वत पर हैं। सिद्धकूट, माल्यवतकूट, उत्तर कुरुकूट, कच्छाकूट, सागरकूट, रजतकूट, पूर्णभद्रकूट, सीताकूट और हरिसहकूट, ये 9 कूट माल्यवान पर्वत पर हैं। सिद्धकूट, सोमनसकूट, देवकुरुकूट, मंगलकूट, विमलकूट, कांचनकूट और विशिष्टक कूट, ये 7 कूट सोमनस पर्वत पर हैं। सिद्धकूट, विद्युतप्रभकूट, देवकुरुकूट, पद्मकूट, तपनकूट, स्वस्तिककूट, शतज्वलकूट, सीतोदाकूट और हरिसहकूट, ये 9 कूट विद्युत पर्वत पर हैं। इन सब कूटों की ऊंचाई यथा योग्य अपनी अपनी गहराई के समान कही गई है। इन चारों पर्वतों के सिद्धायतन कूटों पर जो मंदिर हैं, वे श्री सिद्ध भगवान की प्रतिमाओं से सहित हैं तथा यथा योग्य सुशोभित हो रहे हैं। शेष तीनों पर्वतों के अंतिम 2 कूटों में व्यंतर देव क्रीड़ा करते हैं और मध्य में बने हुए सुंदर क्रीड़ा भवनों में दिक् कुमारी देवियां रमण करती है। चारों पर्वतों के बीच में 2-2 कूट मिलकर 8 कूट होते हैं। उनमें क्रम से भोगंकरा, भोगवती, सुभोगा, भोगमालिनी, वत्समित्रा, सुमित्रा, वारिशेना और अचलावती, ये 8 देवियां क्रीड़ा करती है। विदेह क्षेत्र में 16 वक्षारगिरी है। उसमें से चित्रकूट, पद्मकूट, नलिन और एक शैल, ये 4 पर्वत पूर्व विदेह में हैं तथा नील पर्वत और सीता नदी के मध्य लंबे हैं। त्रिकूट, वैश्रवण, अंजन और आत्मांजन, ये 4 भी पूर्व विदेह में हैं तथा सीता नदी और निषद कुलाचल का स्पर्श करने वाले हैं, अर्थात उनके मध्य लंबे हैं। श्रद्धावान, विजयावान, आशीर्विशेष, सुखावय, ये 4 पश्चिम विदेह क्षेत्र में हैं। ये चारों देशों का भेद करने वाले हैं और अपनी प्रसिद्ध लंबाई से सीतोदा नदी तथा निषद पर्वत का स्पर्श करने वाले हैं। चंद्रमाल, सूर्यमाल, नागमाल और मेघमाल, ये 4 पश्चिम विदेह में हैं
तथा नील और सितोदा के मध्य में स्थित हैं। इन समस्त वक्षार पर्वतों की ऊंचाई नदी तट पर 500 योजन की और अन्यत्र सब जगह पूर्व वर्णित वक्षारों के समान 400 योजन है। इन 16 वक्षार पर्वतों में प्रत्येक के शिखर पर 4-4 कूट हैं। उनमें कुलाचलों के समीपवर्ती कूटों पर दिक्कुमारी देवियां रहती हैं। नदी के समीपवर्ती कूटों पर जिनेन्द्र भगवान के चैत्यालय हैं और बीच के कूटों पर व्यंतर देवों के क्रीड़ागृह बने हुए हैं। मेरु की पूर्व पश्चिम दिशा में लंबा तथा नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त एक सुंदर भद्रशाल वन है। यहाँ क्रम से उसका वर्णन किया जाता है। उसकी पूर्व पश्चिम भाग की लंबाई 22,000 योजन और दक्षिण उत्तर चौड़ाई 250 योजन है। वन के पूर्व पश्चिम भाग में एक वेदिका है। यह वेदिका 1 योजन ऊंची, 1 कोश गहरी और 2 कोश चौड़ी जानना चाहिए। ग्रहावती, रुद्रवती और पंकवती ये 3 नदियां नील पर्वत से निकलकर सीता नदी की ओर जाती है तथा वक्षार पर्वतों के मध्य में स्थित है। तप्त जला, मत्त जला, उन्मत्त जला ये 3 नदियां निषद पर्वतों से निकलकर सीता नदी की ओर जाती है। क्षीरोदा, सीतोदा और स्त्रोतनवाहिनी ये 3 नदियां निषद पर्वत से निकलकर सीतिदा नामक महानदी में प्रवेश करती है। उत्तर विदेह क्षेत्र में गंधमालिनी, फेन मालिनी और उर्मी मालिनी ये 3 नदियां नीलाचल से निकलकर सीतोदा नदी में मिली हैं। ऊपर कही हुई 12 नदियां विभंगा नदी कहलाती हैं। ये प्रमाण में रोया नदी के समान है तथा इसके संगम स्थानों में जो तोरण द्वार है उनमें दिक्कुमारी देवियां निवास करती हैं। वक्षारगिरी और विभंगा नदियों के मध्य में सीता सीतोदा नदियों के दोनों तटों पर मेरु की पूर्व व पश्चिम दिशा में 32 विदेह हैं। उनमें कक्षा, सुकच्छा, महाकच्छा, कच्छकावती, आवर्ता, लांगलावर्ता, पुष्कला और पुष्कलावती ये 8 देश पश्चिम विदेह क्षेत्र में सीता नदी और नीलकुलाचल के मध्य प्रदक्षिणा रूप से विस्तृत हैं तथा प्रत्येक देश के 6 खंड हैं। वत्सा, सुवत्सा, महावत्सा, वत्सकावती, रम्या, रम्यका, रमणीया और मंगलावती ये 8 देश पूर्व विदेह क्षेत्र में सीता नदी और निषद पर्वत के मध्य स्थित हैं। ये चक्रवर्तियों के देश हैं और दक्षिणोत्तर लंबे हैं। पद्मा, सुपद्मा, महापद्मा, पंकवावती, पदकावती, शंका, नलिनी, कुमुदा और सरिता ये 8 देश पूर्व विदेह क्षेत्र में सीतोदा नदी और निषद पर्वत के मध्य स्थित हैं तथा दक्षिणोत्तर लंबे हैं। वप्रा, सुवप्रा, महावप्रा, वप्रकावती, गंधा, सुगंधा, गंधिका और गंधमालिनी ये 8 देश पश्चिम विदेह में नील पर्वत और सीतोदा नदी के मध्य में स्थित हैं तथा दक्षिणोत्तर लंबे हैं। ये चक्रवर्तियों के क्षेत्र कहे गए हैं, अर्थात इनमें चक्रवर्तियों का निवास रहता है। इन सब का पूर्वापर विस्तार योजन के 8 भागों में से एक भाग कम 2213 योजन है। समस्त विदेह क्षेत्र के विस्तार में से नदी का विस्तार घटा देने पर जो शेष रहे उसका आधा भाग किया जाए। यही देश, वक्षारगिरी और विभंगा नदियों की लंबाई है। भावार्थ, समस्त विदेह क्षेत्र का विस्तार 33,684 योजन 4 कला है। उसमें सीता नदी का 500 योजन का विस्तार घटा देने पर 33,184 योजन 4 कला का विस्तार शेष रहता है। इसका आधा करने पर 16,592 योजन 2 कला का क्षेत्र बचता है। यही कच्छा आदि वक्षारगिरी और विभंगा नदियों की लंबाई का प्रमाण है। इन 32 विदेहों में 32 विजयात पर्वत हैं। इनकी लंबाई कच्छाधीन देशों की चौड़ाई के समान है, अर्थात ये कुलाचल से लेकर नदी तक लंबे हैं। प्रत्येक विजयात पर 9 कूट हैं और इन सब का वर्णन भरत क्षेत्र के विजयात के समान है। इन विजयातों की 2-2 श्रेणियां हैं। प्रत्येक श्रेणी में 55-55 नगर हैं और उन नगरों में से भरत तथा ऐरावत क्षेत्र के समान विद्याधर निवास करते हैं। क्षेमा, क्षेमपुरी, रिष्टा, रिष्टपुरी, खटगा,
मंजूषा, औषधि और पुंडरीकिनी ये 8 नगरियां क्रम से कच्छा आदि देशों की राजधानियां कही गई हैं। इनमें शलाका पुरुषों की उत्पत्ति होती है। सुसीमा, कुंडला, अपराजिता, प्रभंकरा, अंकावती, पद्मावती, शुभा और रत्न संचया ये 8 क्रम से वत्सा आदि देशों की राजधानी जानना चाहिए। अशुपुरी, सिंहपुरी, महापुरी, विजयपुरी, अर्जा, विरजा, अशोका और वीतशोका ये 8 नगरियां क्रम से पद्मा आदि देशों की राजधानी प्रसिद्ध हैं। विजया, वैजयंती, जयंती, अपराजिता, चक्रा, खड्गा, अयोध्या और अवध्या ये 8 वपरा आदि देशों की राजधानियां हैं। ये सभी नगरियां दक्षिणोत्तर दिशा में 12 योजन लंबी है, पूर्व पश्चिम में 9 योजन चौड़ी है, सुवर्णमयी कोट और तोरणों से युक्त है, रत्नमयी चित्र विचित्र किवाड़ों से युक्त है, 500 छोटे और 1000 बड़े दरवाजों तथा 700 झरोकों से सहित है। इन अविनाशी नगरियों में 12,000 गलियां और 1000 चौक हैं। कच्छा आदि प्रत्येक क्षेत्र में गंगा सिंधु नाम की 2 नदियां हैं जो नील पर्वत से निकलकर विजयात पर्वत की दोनों गुफाओं का उल्लंघन करती हुई सीता नदी में प्रवेश करती है। प्रत्येक विजयात पर्वत में उसकी चौड़ाई के समान लंबी 8 योजन ऊंची और 12 योजन चौड़ी तो गुफाएं हैं। ये गंगा आदि 16 नदियां भरत क्षेत्र की गंगा नदी के समान हैं। इसी प्रकार निजदा से निकली हुई 16 रक्तोदा नदियां भी ऐरावत की रक्तोदा के समान हैं। पश्चिम विजय क्षेत्र में भी इसी प्रकार गंगा, सिंधु और रक्तोदा नाम की 16 नदियां निजदाचल और नीलाचल से निकलकर सीतोदा नदी की ओर जाती है। समान नाम से जिनका कथन किया गया है, ऐसी ये समस्त नदियां अत्यंत प्रीति को बढ़ाने वाली हैं तथा प्रत्येक नदियां 14,000 नदियों से युक्त है। सीता और सीतोदा नदियों का परिवार देवकुरु और उत्तर कुरु में 84,000 नदियों का है। दोनों नदियों में प्रत्येक नदी के तट से 42,000 नदियों का प्रवेश होता है। सीता सीतोदा नामक उक्त नदियों में से प्रत्येक नदी में से 5,32,038 नदियां मिल रही हैं। पूर्व और पश्चिम विदय में इन समस्त नदियों का प्रमाण 10,64,078 कहा गया है। गंगा, सिंधु एवं रक्तोदा नदियों में प्रत्येक का परिवार 14,000 नदियों का है। रोह्या, रोहितास्या और सुवर्णकुला, रूप्यकुला में प्रत्येक का 28,000 नदियों का परिवार है। हरिकांता और नारी नरकांता में प्रत्येक नदी का परिवार 56,000 नदियों का है। विदय क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की गंगा, सिंधु आदि नदियों की समस्त परिवार नदियां मिलकर 3,92,012 हैं। विदय क्षेत्र की समुद्र तक जाने वाली समस्त नदियों की संख्या 14,56,090 है। जम्बू द्वीप के कांचन कूटों के समान वैड्यूर्य, मणिमयी तथा श्रेष्ठ देवों के द्वारा सेवनीय 34 वृषभाशल हैं। सीता और सीतोदा दोनों नदियों के तट पर पूर्व पश्चिम विदय पर्यंत लंबे तथा समुद्र से मिले हुए 4 देवारण्य, 2 देवारण्य, 2 भूतारण्य वन के प्रदेश हैं। इन वनों की वेदिकाएं भद्रशाल वन के समान 22,209 योजन विस्तृत हैं। विजय क्षेत्र के मध्य में प्रसिद्ध मेरु पर्वत स्थित है। उसकी सीमा देवकुरु और उत्तर कुरु तक फैली हुई है। वह 99,000 योजन ऊंचा है, 3 मेखलाओं से युक्त है, 40 योजन ऊंची चूलिका से सुशोभित है। उसकी गहराई 1,000 योजन है और पृथ्वी तल पर चौड़ाई 10,090 योजन तथा 1 योजन के 11 भागों में 10 भाग प्रमाण है। उसकी परिधि 31,910 योजन तथा कुछ अधिक 2 भाग प्रमाण है। तल भाग से 1,000 योजन ऊपर चलकर पृथ्वी पर इसकी पर्वत की चौड़ाई 10,000 योजन है। भद्रशाल वन के समीप इसकी परिधि 31,622 योजन, 3 कोश, 12 धनुष, 3 हाथ और कुछ अधिक 13 अंगुल है। भद्रशाल वन से 500 योजन ऊपर चलकर मेरु पर्वत की चारों ओर मेखला पर 500 योजन चौड़ा दूसरा नंदन वन है। वहाँ इस पर्वत की चौड़ाई 9,954 योजन 6 कला है।
नंदनवन के समीप इस पर्वत की बाह्य परिधि 31,479 योजन से कुछ अधिक है। भीतरी चौड़ाई 8,954 योजन 6 कला है। अब इसकी अभ्यंतर परिधि कहते हैं। नंदनवन के समीप मेरू की अभ्यंतर परिधि 28,316 योजन तथा कुछ अधिक 8 कला है। नंदनवन से 12,500 योजन ऊपर चलकर तीसरा सोमनस वन है। यह वन नंदनवन के ही समान है। सोमनस वन में पर्वत की बाह्य चौड़ाई 4,272 योजन 8 कला है और बाह्य परिधि 13,511 योजन 6 कला है। पर्वत की जो बाह्य चौड़ाई बतलाई है उसमें 1,000 योजन कम करने पर भीतरी चौड़ाई निकलती है, ऐसा मुनिगण कहते हैं। पर्वत की भीतरी परिधि 10,349 योजन तथा 1 योजन के 11 भागों में 3 भाग प्रमाण है। यहाँ से 36,000 योजन ऊपर चलकर पर्वत के ऊपर चौथा पांडुक वन है। यहाँ पर्वत 494 योजन चौड़ा है। यहाँ पर्वत की परिधि 3,162 योजन कुछ अधिक 1 कोश है। मेरू पर्वत के मस्तक पर 40 योजन ऊंची वैडूर्यमणि चूलिका है। यह चूलिका मूल में 12 योजन, मध्य में 8 योजन और अंत में 4 योजन चौड़ी है। चूलिका की परिधि मूल में 37 योजन, मध्य में 25 योजन और अग्रभाग में कुछ अधिक 12 योजन है। मेरू पर्वत की चूलिका से लेकर नीचे तक एक लोहिताक्षमय, पद्मरागमय, वज्रमय, सर्वरत्नमय, वैडूर्यमय और हरितालमय ये 6 पृथ्वी कायिक रूप परिधियां हैं। इन परिधियों में प्रत्येक का विस्तार 16,500 योजन है। इसके सिवाय वनों के द्वारा की हुई एक 7वीं परिधि और भी है तथा उसके नीचे लिखे अनुसार 11 भाग परीक्षकों के द्वारा जानने योग्य हैं। भद्रशाल वन, मानुषोत्तर, देवरमण, नागरमण, भूतरमण, नंदन, उपनंदन, सोमनस, उपसोमनस, पांडुक और उपपांडुक। इसमें से पृथ्वी पर जो भद्रशाल वन है उसमें भद्रशाल वन, मानुषोत्तर, देवरमण, नागरमण और भूतरमण ये 5 वन हैं। उससे ऊपर चलकर नंदन वन में नंदन और उपनंदन, सोमनस वन में सोमनस और उपसोमनस तथा पांडुक वन में पांडुक और उपपांडुक वन है। इन भागों में यदि 11 भाग मेरू पर चढ़ा जाए तो वहाँ मूल भाग की चौड़ाई से 1 भाग कम चौड़ाई हो जाती है। इसी प्रकार सब जगह योजन पर्यंत, अंगुल, हाथ आदि प्रमाणों में भी मेरू के विस्तार में हानि तथा वृद्धि समझना चाहिए। भावार्थ: ऊपर जो 11 भाग बतलाए गए हैं उनमें से प्रथम भाग में यदि 11 योजन ऊपर चढ़ा जाए तो मेरू की चौड़ाई मूल भाग की चौड़ाई से 1 योजन कम हो जाती है और यदि 11 हाथ या 11 अंगुल चढ़ा जाए तो वहाँ की चौड़ाई मूल भाग की चौड़ाई से 1 हाथ या 1 अंगुल कम हो जाती है। इस प्रकार यदि ऊपर से नीचे की ओर आया जाए तो वहाँ उसकी चौड़ाई वृद्धिगत हो जाती है। किंतु विशेषता यह है कि यदि नंदन वन और सोमनस वन से 11 योजन ऊंचा चढ़ा जाए तो वहाँ की चौड़ाई मूल भाग की चौड़ाई से कम नहीं होती किंतु बराबर रही आती है। चूलिका से 5 योजन ऊपर चढ़ने पर 1 योजन चौड़ाई कम हो जाती है और 5 अंगुल अथवा 5 हाथ चढ़ने पर 1 अंगुल व 1 हाथ चौड़ाई घट जाती है। 1,00,000 योजन विस्तार वाले मेरू पर्वत की दोनों पार्श्व भुजाओं की लंबाई 1,00,100 योजन तथा 11 भागों में 2 भाग प्रमाण है। नंदन वन की पूर्व दिशा में पन्य नाम का, दक्षिण दिशा में चारण नाम का, पश्चिम दिशा में गंधर्व नाम का और उत्तर दिशा में चित्रक नाम का वन है। इन भवनों की चौड़ाई 30 योजन, ऊंचाई 50 योजन और परिधि 90 योजन है। इनमें पन्य नामक भवन में सोम, चारण नामक भवन में यम, गंधर्व नामक वन में वरुण और चित्रक नामक वन में कुबेर सपरिवार क्रीड़ा करता है। ये चारों लोकपाल पृथक पृथक दिशाओं में 3.5 करोड़ स्त्रियों के साथ निरंतर क्रीड़ा करते हैं। सोमनस वन चारों दिशाओं में क्रम से वज्रप्रभ, सुवर्ण भवन और सुवर्णप्रभ नाम के 4 भवन हैं। इन भवनों को परिधि तथा अग्रभाग की चौड़ाई तथा ऊंचाई
नंदनवन के भवनों से आदि समझनी चाहिए। इन भवनों में भी वे ही सोम, यम आदि लोकपाल अपनी इच्छा अनुसार उतनी स्त्रियों के साथ यथा योग्य क्रीड़ा करते हैं। इन भवनों की ऊंचाई आदि सोमनस वन के भवनों के समान है, इसमें ही वे लोकपाल उतनी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हैं। इन लोकपालों में सोम नाम का लोकपाल पूर्व दिशा का स्वामी तथा स्वयं प्रभ विमान का अधिपति है। इसके वाहन तथा वस्त्राभूषण आदि सब लाल रंग के हैं और इसकी आयु 2.5 पल्ले प्रमाण है। यह 6,66,666 दीप्यमान भवनों का भोग करने वाला है तथा इतने भवनों का यह स्वामी है। यम दक्षिण दिशा का राजा तथा अरिष्ट विमान का स्वामी है। इसके वाहन तथा वस्त्राभूषण आदि काले रंग के हैं और इसकी आयु 2.5 पल्ले प्रमाण है। वरुण पश्चिम दिशा का राजा है तथा जलप्रभ विमान का स्वामी है। उसकी वेशभूषा पीले रंग की है और वह 3 भाग कम 3 पल्ले की आयु वाला है। कुबेर उत्तर दिशा का राज्य तथा वल्गुप्रभ विमान का स्वामी है। इसकी वेशभूषा शुक्ल रंग की है तथा आयु 3 पल्ले प्रमाण है। मेरु की पूर्वोत्तर दिशा में नंदनवन के बीच कांचन कूट के समान एक बलभद्र नाम का कूट है और उसमें कूट नामधारी बलभद्रक देव का निवास है। वहीं पर नंदन, मंदर, निषद, हिमवत, रजत, रजक, सागर और चित्रक नाम के 8 कूट और हैं। ये प्रत्येक दिशा में क्रम से 2-2 योजन हैं। इन कूटों की ऊंचाई 500 योजन तथा मूल भाग की चौड़ाई 500 योजन, मध्य भाग की 375 योजन और ऊर्ध्व भाग की 250 योजन है। इन कुओं में से मेघंकरा, मेघवती, सुमेघा, मेघमलिनी, टोयधा, विचित्रा, पुष्पमाला और अनिंदिता 8 कुमारियां देवियां निवास करती हैं। मेरु पर्वत की पूर्व दक्षिण आग्नेय दिशा में उत्पल, गुल्मा, मलिन, उत्ला और उत्पलोज्वला ये 4 वाटिकाएं। इनकी लंबाई 50 योजन, गहराई 10 योजन और चौड़ाई 25 योजन है। इन वाटिकाओं के मध्य में इंद्र का भवन स्थित है। इस भवन की चौड़ाई 31 योजन, 1 कोश, ऊंचाई 62 योजन और गहराई अर्ध योजन प्रमाण है। भवन के मध्य में इंद्र का सिंहासन है तथा चारों दिशाओं में चारों लोकपालों के आसन है। इंद्रासन से उत्तर पूर्व तथा पश्चिमोत्तर दिशा में सामानिक देवों के भद्रासन है। आगे 8 पटरारियों के भद्रासन है। पूर्व दक्षिण दिशा के सभा के मुख्य अधिकारी देव बैठते हैं। दक्षिण में मध्यम अधिकारी, दक्षिण पश्चिम में समान अधिकारी और त्रैंशित देवता उनके पीछे सैन्य के महत्ता देव आसन ग्रहण करते हैं। 4 दिशाओं में आत्मरक्ष देवों के भद्रासन है। इंद्र अपने आसन पर पूर्वाभिमुख बैठता है और आत्मरक्ष उसकी सेवा करते हैं। पश्चिम दक्षिण नेत्र दिशा में उक्त वाटिकाओं के समान भृंगा, भृंगनिध्या, कज्जला और कज्जल प्रभा ये 4 वाटिकाएं हैं। पश्चिमोत्तर वायव्य दिशा में श्रीकांता, श्रीचंद्रा, श्रीमहिता और श्रीनिलया ये 4 वाटिकाएं हैं। इसमें ईशानेंद्र क्रीड़ा करता है। उत्तर पूर्व ईशान दिशा में नलिना, ननिल गुल्मा, कुमिता और कुमुद प्रभा ये 4 वाटिकाएं हैं। इनमें भवन आदि की समस्त रचना पूर्ववत जाननी चाहिए। जिस प्रकार नंदन वन में इन सब की रचना है उसी प्रकार सोमनस वन में भी जानना चाहिए। पांडुक वन की उत्तर पूर्वादि दिशाओं में क्रम से पांडुक, पांडुक कमला, रक्ता और रक्त कम्बला ये 4 शिलाएं हैं। ये शिलाएं दिशाओं में हैं तथा क्रम से सुवर्णमयी, रजतमयी, संतप्त स्वर्णमयी और लोहिताक्ष मणिमयी हैं एवं इनका अर्धचंद्र के समान आकार है। ये शिलाएं 8 योजन ऊंची, 100 योजन लंबी और 50 योजन चौड़ी हैं तथा इन पर जम्बूद्वीप में उत्पन्न हुए तीर्थंकरों का अभिषेक होता है। इनमें रक्ता और पांडुक शिला की लंबाई दक्षिणोत्तर दिशा में है तथा रक्ता और रक्त कमला की लंबाई पूर्व पश्चिम दिशा में है। उन शिलाओं पर रत्नमयी 3-3 सिंहासन हैं जो 500 धनुष ऊंचे तथा उतने ही चौड़े हैं। 3 सिंहासनों में दक्षिण सिंहासन सौधर्मेंद्र का, उत्तर सिंहासन ऐसनेंद्र का और मध्य सिंहासन जिनेंद्र देव का है।
इन सब सिंहासनों का मुख पूर्व दिशा की ओर होता है। भावार्थ, मध्य के सिंहासन पर श्री जिनेन्द्र देव विराजमान होते हैं और दक्षिण तथा उत्तर के सिंहासनों पर मत कम से स्वधर्मेंद्र और ईशानेन्द्र खरेंद्र होकर उनका अभिषेक करते हैं। उन पांडुक आदि शिलाओं के सिंहासनों पर क्रम से भरत, पश्चिम विदेह, एरावत और पूर्व विदेह क्षेत्र उत्पन्न हुए तीर्थंकर बाल्यकाल में देवों के द्वारा अभिषेक को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का पांडुक शिला पर, पश्चिम विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों का रक्ता पर, पूर्व विदेह क्षेत्रों का तीर्थंकरों का रक्त कमला पर शिला पर जन्माभिषेक होता है। पांडुक वन की चारों महादिशाओं में 4 जिनालय हैं जो सर्वरत्नमय हैं, दिव्य हैं तथा अकृत्रिम होने से नित्य हैं। इनकी 25 योजन लंबाई, 12.5 योजन चौड़ाई, आधा कोश गहराई और 19.25 योजन ऊंचाई है। प्रत्येक मंदिर में एक बड़ा तथा आजू बाजू में 2 लघु द्वार हैं। इनमें बड़े द्वार की ऊंचाई 4 योजन और चौड़ाई 2 योजन है तथा लघु द्वारों की ऊंचाई और चौड़ाई इससे आधी है। पांडुक वन के समान सोमनस वन की 40 में भी 4 जिनालय हैं और उनके द्वारों की लंबाई चौड़ाई आदि पांडुक वन के चैत्यालयों से दूनी है। कुलाचल तथा वक्षारगिरियों पर जो जिनालय हैं उनकी लंबाई चौड़ाई आदि भी सोमनस वन के चैत्यालयों के समान कही गई है। इसी प्रकार नंदन वन और भद्रशाल वन में भी 4 जिनालय हैं। उनकी ऊंचाई तथा चौड़ाई आदि का प्रमाण सोमनस वन के जिनालयों से दूना है। समस्त विजयार्थ पर्वतों पर जो सिद्धायतन जिन मंदिर हैं उनका प्रमाण वही जानना चाहिए जो कि भरत क्षेत्र संबंधी विजयार्थ के जिन मंदिरों का है। उन समस्त जिनालयों में 8 योजन लंबा, 2 योजन चौड़ा, 4 योजन ऊंचा और 1 कोश गहरा देवच्छंद नाम का गर्भगृह है। वह गर्भगृह दैदीप्यमान रत्नों से बने हुए विशाल स्तंभों, सुवर्णमय दीवारों तथा उनमें खींचे हुए चंद्र, सूर्य, उड़ते हुए पक्षी एवं हरिण हरिणियों के जोड़ों से अलंकृत है। उस गर्भगृह में सुवर्ण रत्नों से निर्मित 500 धनुष ऊंची 108 जिन प्रतिमाएं हैं। उन प्रतिमाओं के समीप चमर लिए हुए नागकुमार और यक्षों के युगल खड़े हुए हैं तथा समस्त प्रतिमाएं सनत कुमार एवं सर्वान यक्ष तथा निर्वृत्ति और शुत देवी की मूर्तियों से युक्त हैं। झारी, कलश, दर्पण, पांत्री, शंख, सुप्रतिष्ठक, ध्वजा, धूपनी, दीप, कूच, पाटलिका आदि तथा झांझ, मंजीरा आदि 108 उपकरण उन प्रतिमाओं के परिवार स्वरूप जानना चाहिए, अर्थात ये सब उनके समीप यथा योग्य विद्यमान रहते हैं। उन जिनालयों में झरोके, गृहजाली, मोतियों की झालर, रतन तथा मूंगा रूप कमल और छोटी छोटी घंटियों के समूह सुशोभित रहते हैं। प्रत्येक जिन मंदिर में एक एक प्राकार कोट है जो मूल में 6 योजन, मध्य में 4 योजन और मस्तक पर 2 योजन चौड़ा है, 4 योजन ऊंचा है, 1 कोश गहरा तथा सुवर्ण निर्मित है। इसकी चारों दिशाओं में 8 योजन ऊंचे तथा 4 योजन चौड़े 4 तोरण द्वार हैं और 50 योजन ऊंचा इसका गोपुर है। सिंह, हंस, गज, कमल, वस्त्र, वृषभ, मयूर, गरुण, चक्र और माला के चिन्हों से सुशोभित 10 प्रकार के पंचवर्णी महाध्वजों से उन चैत्यालयों की ऐसी जाति लहराते हुए नूतन पत्तों से ही युक्त हों। वे एक जाति 108 दशों दिशाओं में मिलाकर होती हैं। चैत्यालयों के आगे विशाल सभा मंडप, उसके आगे लंबा चौड़ा प्रेक्षागृह, उसके आगे स्तूप और स्तूपों के आगे पद्मासन से विराजमान प्रतिमाओं से सुशोभित चैत्य वृक्ष हैं। जिनालयों से पूर्व दिशा में मत्स्य तथा कछुआ आदि जल जंतुओं से रहित एवं स्वच्छ जल से भरा हुआ नंद नाम का सरोवर है। वज्रमुख, सवैड्यूर, चूलिक, मणिचित, विचित्राचर्य, किरण, स्वर्ण मध्य, सुरालय, मेरु, सुमेरु, महामेरु, सुदर्शन, मंदर, शैलराज,
वसंत, प्रियदर्शन, रत्नोच्चय, दिशामादि, लोकनाभि, मनोरम, लोकमध्य, दिशामंत्य, दिशामुत्तर, सूर्याचरण, सूर्यावर्त, स्वयंप्रभ और सुरगिरी। इस प्रकार विद्वानों ने अनेक नामों के द्वारा सुमेरु पर्वत का वर्णन किया है। इस प्रकार से वर्णित जम्बूद्वीप को चारों ओर से जगती घेरे है। यह जगती इसी जम्बूद्वीप का अंतिम अवयव भाग है। वह मूल में 12 योजन, मध्य में 8 योजन और अग्रभाग में 4 योजन चौड़ी है। 8 योजन ऊंची तथा पृथ्वी के नीचे आधा योजन गहरी है। उसका मूल भाग वज्रमय है, मध्य भाग सब प्रकार के रत्नों से निर्मित है और मस्तक अग्रभाग वैडूर्य मणियों का बना है। वह जगती अपनी कांति से दशों दिशाओं को दीप्यमान करती हुई स्थित है। जगती के मध्य में एक वेदिका है जो मूल और अग्रभाग में 500 धनुष चौड़ी है तथा 2 कोश ऊंची है। वेदिका के आभ्यंतर तथा बाह्य दोनों भागों में सुवर्णमय उत्तम शिलापट्टों से युक्त एवं वापिकाओं और भवनों से सुशोभित देवारण्य नाम का सुंदर वन है। इनमें निम्न श्रेणी को वापियां 100 धनुष, मध्यम श्रेणी को 150 धनुष और उत्तम श्रेणी को 200 धनुष चौड़ी है। इन सबकी गहराई अपनी अपनी चौड़ाई के 10वें भाग है। देवारण्य वन में जो लघु प्रसाद है वे 50 धनुष चौड़े, 100 धनुष लंबे और 75 धनुष ऊंचे हैं। इन प्रासादों के द्वार 6 धनुष चौड़े, 12 धनुष ऊंचे और 4 धनुष गहरे हैं। मध्यम और उत्तम प्रासादों तथा उनके द्वारों की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई लघु प्रासादों से क्रमशः दूनी और तिगुनी है, किंतु द्वारों की गहराई दूनी दूनी है। उस वन में मालाओं की पंक्ति, कदली आदि वृक्ष, प्रेक्षागृह, सभागृह, वीणागृह, गर्भगृह, लतागृह, चित्रगृह, प्रसाधन गृह तथा मोहना नाम स्थान से अनेक रत्नमयी सुंदर सुंदर ग्रह सब और सुशोभित है। ये सब स्थान व्यंतर देवों के द्वारा सेवित है। ये भवन देवों के मन को हर्षित करने वाले रत्नखचित हंसासन, क्रोचासन, मुंडासन, मृगेंद्रासन, मकरासन, प्रबालासन, गरुणासन, विशाल, इंद्रासन और गंधासन आदि से अनेक आसनों से युक्त हैं। ये आसन स्फटिक मणि के बने हैं। इसमें कितने ही आसन ऊंचे हैं, कितने ही नीचे हैं, कितने लंबे हैं, कितने ही स्वस्तिक के समान हैं और कितने ही गोल हैं। जगती की पूर्व आदि दिशाओं में क्रम से विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित नाम के 4 द्वार हैं। इनमें प्रत्येक द्वार 8 योजन ऊंचा, 4 योजन चौड़ा, नाना रत्नों की किरणों से अनुरंजित और वज्रमयी दैदीप्यमान किवाड़ों से युक्त है। जगती के अभ्यंतर भाग में उन द्वारों की अंतर रज्या का प्रमाण 70,710 योजन, 3 कोश, 1424 धनुष, 3 हाथ और 21 अंगुल है। इस ज्या के धनुष पृष्ठ का परिमाण 79,056 योजन, 3 कोश, 1,532 धनुष तथा 7 अंगुल है। अंतर के जानने वाले आचार्यों ने उन द्वारों का पारस्परिक अंतर धनुपृष्ठ के प्रमाण से 4 योजन कम निश्चित किया है। संख्यात द्वीपों के अनंतर जम्बूद्वीप के समान एक दूसरा जम्बूद्वीप है। उसकी पूर्व दिशा में विजय द्वार के रक्षक विजय देव का नगर सुशोभित है। वेदिका से युक्त वह नगर 12 योजन चौड़ा है, चारों दिशाओं के 4 तोरणों से विभूषित, सब ओर से सुंदर और आश्चर्य उत्पन्न करने वाला है। उस नगर के चारों ओर एक प्राकार है। उसका विस्तार अग्रभाग में 1 धनुष के 8 भागों में 3 भाग और मूल में उससे चौगुना है। इस प्राकार की गहराई आधा योजन है, ऊंचाई 33.5 योजन है और इसकी प्रत्येक दिशा में 25-25 गोपुर हैं। प्रत्येक गोपुर की ऊंचाई 31 योजन 1 कोश है, चौड़ाई उससे दूनी है और गहराई आधा योजन प्रमाण है। उन गोपुरों के पर 17-17 खंड के भवन बने हुए हैं। ये भवन सब प्रकार के रत्नों से व्याप्त तथा स्वर्ण में है। गोपुरों के मध्य में देवों के उत्पन्न होने का स्थान है जो 1 कोश मोटा और 12 योजन चौड़ा है। उस उत्पत्ति स्थान के चारों ओर एक वेदिका है जो 500 धनुष चौड़ी है, 2 कोश ऊंची और 4 चूर्णों से युक्त है। उस नगर के मध्य में एक विशाल भवन है जो प्रमाण में गोपुर के समान है और उसका दरवाजा 8 योजन ऊंचा, 4 योजन चौड़ा और विजय नामक देव के द्वारा सेवित है। उस भवन के द्वारों
का तोरण हीरे से का बना है तथा स्वर्ण और रत्नमय उसके किवाड़ हैं। उसकी चारों दिशाओं में उसी के समान विस्तार वाले और भी अनेक भवन बने हुए हैं। दूसरे मंडल में उन भवनों की चारों दिशाओं में उन्हीं के समान विस्तार वाले रत्नों के दैदीप्यमान भवन बने हुए हैं। तीसरे मंडल में भी इसी प्रकार भवनों की रचना है, परंतु उनका प्रमाण पूर्व प्रमाण से आधा है। चौथे मंडल की चारों दिशाओं में जो जो भवन रचना है वह तीसरे मंडल की भवन रचना के समान है। पांचवें मंडल में जो भवन है वे चौथे मंडल के भवनों से अर्ध प्रमाण है और छठे मंडल के भवन पांचवें मंडलों के भवन से समान है। आदि के दो मंडल में उत्पत्ति स्थान की वेदिका के तुल्य वेदिका है और उसके आगे दो दो मंडलों की वेदिकाएं पूर्व वेदिका के प्रमाण से आधी आधी विस्तार वाली जानना चाहिए। बीच के भवन में चमर और सफेद छत्रों से युक्त विजय देव का उत्तम सिंहासन है। उस पर वह विजय पूर्व बैठा है। उसकी उत्तर दिशा में 6000 सामान्य देव आगे और दो दिशाओं में 6 पट देवियां आसन ग्रहण करती है। पूर्व दक्षिण आग्नेय दिशा में 8000 उत्तम पारिषद देव बैठते हैं। मध्यम परिषद के 10,000 देव दक्षिण दिशा में स्थित होते हैं। बाह्य परिषद के 12,000 देव पश्चिम दक्षिण नेत्र दिशा में आसनारूढ़ होते हैं और 7 सेनाओं के महत्तर देव पश्चिम दिशा में आसन ग्रहण करते हैं। चारों दिशाओं में 18,000 अंगरक्षक रहते हैं और चारों दिशाओं में उतने ही उनके भद्रासन हैं। विजय देव के 18,000 परिवार देव हैं। इन सबके द्वारा सेवित होता हुआ वह कुछ अधिक एक पल्ले तक जीवित रहता है। विजय देव के भवन से उत्तर दिशा में एक सुधर्मा नाम की सभा है जो 6 योजन लंबी, 3 योजन चौड़ी और 9 योजन ऊंची और 1 कोश गहरी है। सुधर्मा सभा से उत्तर दिशा में एक जनालय है जिसकी लंबाई चौड़ाई आदि का विस्तार सुधर्मा के ही समान है। पश्चिम उत्तर दिशा में उपपाश सभा है, उसके आगे अभिषेक सभा, उसके आगे अलंकार सभा और उसके आगे व्यवसाय सभा है। ये सब सभाएं सुधर्मा सभा के समान है। विजय देव के नगर में सब मिलाकर 5467 भवन है। विजय देव के नगर से बाहर 25 योजन चलकर पूर्वादि नगर दिशाओं में 4 वन है। उसमें से पहला वन अशोक वन, दूसरा सप्तपर्ण वन, तीसरा चंपक वन और चौथा आम्र वन है। ये वन 12 योजन लंबे और 500 योजन चौड़े हैं। इन वनों के मध्य में क्रम से अशोक, सप्तपर्ण, चंपक और आम के प्रधान वृक्ष हैं। इन वृक्षों की पोटिका जम्बू वृक्ष की पीठिका से आधी है तथा इसका निज का विस्तार जम्बू वृक्ष से आधा है। उन चारों वनों की चारों दिशाओं में यथा योग्य अशोकादि देवों के द्वारा पूजित जिनेन्द्र देव की रत्नमयी 4 प्रतिमाएं हैं। अशोक वन की उत्तर पूर्व दिशा में अशोकपुर नाम का नगर है। इसमें अशोक नामक देव का भवन है जिसका विस्तार विजय देव के भवन के समान है। सप्तपर्ण वन की पूर्ण दक्षिण दिशा में सप्तपुर है। उसमें पूर्व प्रमाण को धारण करने वाला सप्तपर्ण देव का भवन है। चंपक वन की दक्षिण दिशा में चंपक देव का चंपकपुर और आम्र वन की पश्चिमोत्तर दिशा में आम्र देव का आम्र नगर है। वैजयंत आदि 3 देव दक्षिणादि दिशा में बने हुए नगरों के स्वामी हैं तथा अपने भवन, वायु और परिवार आदि की अपेक्षा विजय देव के समान है। इस प्रकार जम्बूद्वीप का वर्णन किया। अब लवण समुद्र का वर्णन करते हैं। वेदिका से सहित लवण समुद्र 2 लाख योजन विस्तार वाला है और वह परिखा के समान जम्बूद्वीप को घेरकर स्थित है। इसकी परिधि 15,81,139 योजन में कुछ कम है तथा इसके गणित का प्रकीर्णक पद क्षेत्रफल 18,973 करोड़ 66,59,600 योजन है। इसकी ऊपर नीचे चौड़ाई 10,000 योजन, गहराई 1,000 योजन और अवस्थित रूप से ऊंचाई 11 योजन प्रमाण है। वह लवण समुद्र तटान से 95 हाथ जाने पर 1 हाथ, 95 अंगुल जाने पर 1 अंगुल और 95 योजन जाने पर 1 योजन गहरा है और 95 अंगुल 95 हाथ या 95 योजन जाने पर यह समुद्र 16 अंगुल 16 हाथ या 16 योजन ऊंचा है। अर्थात तटान से 95 अंगुल जाने पर 16 अंगुल ऊंचा है। 95 हाथ जाने पर 16 हाथ ऊंचा है और 95 योजन जाने पर 16 योजन ऊंचा है। शुक्ला पक्ष में समुद्र का जल 5,000 योजन तक ऊपर बढ़ जाता है और कृष्ण पक्ष में स्वाभाविक ऊंचाई जो 11,000 योजन है
वहां तक घट जाता है। शुक्ल पक्ष में समुद्र प्रतिदिन 333 योजन और 1 योजन के 3 भाग बढ़ता है तथा कृष्ण पक्ष में उतना ही घटता है। वेदिका के अंत में समुद्र मक्षिका के पंख के समान अत्यंत सूक्ष्म है, परंतु जब उसमें जल की वृद्धि होती है तब आधा योजन तक बढ़ जाता है। शुक्ल पक्ष में वेदिका के अंत में प्रतिदिन समुद्र की वृद्धि 266 धनुष, 2 हाथ और 16 अंगुल होती है और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन उतनी ही हानि होती है। संकुचित होता हुआ समुद्र नीचे भाग में नाव के समान रह जाता है और ऊपर पृथ्वी पर विस्तीर्ण हो जाता है तथा आकाश में इसके विपरीत जुड़ी हुई 2 नौकाओं के पुट के समान अर्थात जौ की राशि के समान नीचे चौड़ा और ऊपर संकीर्ण हो जाता है। वेदी से 95,000 योजन भीतर प्रवेश करने पर चारों दिशाओं में नीचे 4 पाताल विवर हैं। उनमें पूर्व दिशा में पाताल, दक्षिण दिशा में बड़वा मुख, दक्षिण दिशा में पश्चिम में कंदम्बुक और उत्तर में यूप केसर नाम का पाताल है। इन चारों पातालों के मूल और अग्रभाग का विस्तार 10,000 योजन है तथा गहराई अपने मध्य भाग का विस्तार 1 लाख योजन प्रमाण माना गया है। ये पाताल विवर गोली के समान अर्थात इनका तल और ऊपर का विस्तार अल्प है, अधिक है। इनकी वज्र में दीवारों की ऊंचाई सब ओर से 5-5 योजन है। इन विवरों के 3 भाग हैं, उनमें से एक भाग 33,333 योजन और 1 कला प्रमाण है। इनके ऊर्ध्व भाग में केवल जल रहता है, नीचे के भाग में वायु रहती है और बीच के भाग में कम से जल तथा वायु रहते हैं। पातालों में जो वायु है उसका श्वास ऊंचा उठना और श्वास नीचे आना स्वाभाविक है, उसी के कारण उसमें जल का नीचा ऊंचा परिवर्तन होता है। अतः जब वायु ऊपर उठती है तब जल ऊपर उठ जाता है और जब वायु नीचे बैठता है नीचे बैठता है। पातालों का 15वां भाग शुक्ल पक्ष में दृढ़ वायु से है और कृष्ण पक्ष में जल से। अमावस्या पूर्णिमा के उनकी स्वाभाविक स्थिति हो जाती है। इन पातालों का प्रत्येक अंतर 2,27,171 योजन है। चारों विदिशाओं में 4 क्षुद्र पाताल विवर है और इनका ऊपर और नीचे 1,000 तथा मध्य में 10,000 योजन विस्तार है एवं उनकी ऊंचाई भी 10,000 योजन है। इन चारों की दीवालों की चौड़ाई 50 योजन है तथा प्रत्येक के 3-3 भाग हैं और उनमें पूर्व की भांति जल तथा वायु का सद्भाव है। तीनों भागों में प्रत्येक भाग 3,330 योजन तथा 1 योजन के 3 भागों में 1 भाग प्रमाण है। दिशाओं और विदिशाओं के पाताल विवरों का परस्पर अंतर 1,13,085 योजन है। लवण समुद्र में इन 8 पातालों के विवरों के 8 अंतरालों में 1,000 क्षुद्र पाताल और भी हैं जो मोतियों की माला के समान सुंदर जान पड़ते हैं। इन क्षुद्र पाताल विवरों की गहराई 1,000 योजन है और विस्तार मध्य में 1,000 योजन तथा ऊपर नीचे 100 योजन है। ये क्षुद्र पाताल विवर एक अंतराल के बीच में 125 हैं तथा इनका पारस्परिक अंतर 798 योजन एवं कुछ अधिक 1 कोश है, जिनमें यथा योग्य पानी का प्रवेश तथा निर्गम होता रहता है। ऐसे ये समस्त पाताल विवरों के समूह क्षुद्र पाताल कहे गए हैं। तट से 42,000 योजन चलकर चारों दिशाओं में 1,000 योजन ऊंचे 2-2 पर्वत हैं। पूर्व दिशा के पाताल विवर की दोनों ओर कौस्तुभ तथा कौस्तुभास नाम के अर्धकुंभाकार चांदी के 2 पर्वत हैं। इनकी अधिष्ठाता उदक और उद्वास देव विजय देव के समान वैभव को धारण करने वाले हैं। दक्षिण दिशा में कदम्बुक पाताल विवर के समीप उदक और उद्वास नाम के 2 पर्वत हैं। क्रम से शिव तथा शिवदेव उनकी अधिष्ठाता देव हैं। पश्चिम दिशा के बड़वा मुख पाताल विवर के समीप शंख और महाशंख नाम के 2 पर्वत हैं तथा शंख के समान आभा वाले शिव और शिवदेव नामक देव के अधिष्ठाता हैं। उत्तर दिशा के भूप केसर पाताल विवर के समीप उदक और उद्वास ये 2 पर्वत तथा रोहित और लोहितांक उनके अधिष्ठाता देव हैं। इन पर्वतों का अपने अपने पाताल विवरों से 1,16,000 योजन अंतर है। इन पर्वतों के ऊपर अनेक नगर बने हुए हैं। उनमें वेलंदर जाति के नागकुमार देवों के साथ उनके स्वामी निवास करते हैं। लवण समुद्र में 42 नागकुमार अपने नियोग के अनुसार उसकी
अभ्यंतर वेला धारण करते हैं और 72 नागकुमार जल से भरी बाह्य वेला को सदा धारण करते हैं। ये नागकुमार जल क्रीड़ा करने में दृढ़ आदर रखते हैं। 28,000 नागकुमार लवण समुद्र की उन्नत अग्रशिखा को धारण करते हैं। लवण समुद्र की पश्चिमोत्तर दिशा में 12 योजन दूर चलकर 12,000 योजन विस्तार वाला एक गोतक नाम का द्वीप है। यह द्वीप सब ओर से समझदार गोतक नाम का देव उसका अधिष्ठाता है। परिवार आदि की अपेक्षा गौतम देव कौस्तुभ देव के समान है। लवण समुद्र की पूर्व दिशा में एक टांग वाले, दक्षिण दिशा में सिंह वाले, पश्चिम में पूंछ वाले और उत्तर में गूंगे मनुष्य रहते हैं। चारों विदिशाओं में खरगोश के समान कान वाले मनुष्य कहे गए हैं। एक टांगों वालों की उत्तर और दक्षिण दिशा में क्रम से घोड़े और सिंह के समान मुख वाले मनुष्य रहते हैं। सींग वाले मनुष्यों की दोनों ओर से शशकुली के समान कान वाले और पूंछ वालों के दोनों ओर से क्रम से कुत्ते और वानर के समान मुख वाले मनुष्य रहते हैं। गूंगे मनुष्यों की दोनों ओर शशकुली के समान कान रहते हैं। विजयात पर्वत के दोनों किनारों पर, जो कि पूर्व पश्चिम समुद्र से निकले हुए, क्रम से गौ और भेड़ के समान मुख वाले रहते हैं। हिमवत पर्वत के पूर्व और पश्चिम कोणों पर क्रम से उल्का मुख और कृष्णमुख तथा शिखरी पर्वत के पूर्व पश्चिम कोणों पर मेघमुख तथा विद्युन्मुख मनुष्य रहते हैं। और ऐरावत क्षेत्र में जो विद्याध हैं, उन दोनों कोणों पर दर्पण तथा हाथी के समान मुख वाले मनुष्य माने गए हैं। इस प्रकार उक्त 24 द्वीप ही ऊपर कहे गए मनुष्यों के आश्रय हैं। दिशाओं और विदिशाओं के अंतर द्वीप समुद्र से 500 योजन, अंतर दिशाओं के 550 योजन और पर्वतों के कोणवर्ती द्वीप 600 योजन आगे चलकर हैं। इन द्वीपों के अग्रभाग में एक एक पर्वत है। दिशाओं के द्वीप 100 योजन, विदिशाओं तथा अंतर दिशाओं के 500 योजन और पर्वतों के तटवर्ती द्वीप 25,000 योजन विस्तार वाले हैं। इनका 95वां भाग जल में डूबा है तथा ये योजन जल से ऊपर उठी हुई वेदिकाओं से घिरे हुए हैं। 95वें भाग को 16 से गुणा करने पर गुणित भागों के बराबर इनके ऊपर नीचे का क्षेत्र जल से आवृत करना चाहिए। लवण समुद्र के जितने अंतर्द्वीप जम्बू द्वीप के निकट है, उतने ही घातकी खंड के निकट हैं। बौद्ध दिशाओं में 4, विदिशाओं में 4, अंतरालों में 8 और हिमवत शिखरी तथा दोनों विजयात पर्वतों की 8। इस प्रकार 24 अंतर्द्वीप जम्बू द्वीप के निकटवर्ती लवण समुद्र में तथा 24 घातकी खंड के निकटवर्ती लवण समुद्र में है। सब मिलाकर लवण समुद्र में 48 अंतर्द्वीप हैं। उनमें 18 कुल कुबोक भूमियाँ जीवों की है और वे एक पल्ले की आयु वाले हैं। एक टांग वाले मनुष्य गुफाओं में रहते हैं तथा मधुर मिट्टी का भोजन करते हैं। शेष मनुष्य फूल और फलों का आहार करते हैं तथा वृक्षों के नीचे निवास करते हैं। ये सब एक दिन के अंतर से भोजन करते हैं और मरकर व्यंतर तथा भवनवासी देव होते हैं। लवण समुद्र की जगती वेली जम्बूद्वीप के जगती के समान है। उसके भीतरी भाग में शिलापट्टे और बाहरी भाग में वन पट्टियाँ हैं। किसी भी द्वीप से समुद्र का जितना विस्तार है, उसे चौड़ा कर देने पर, उसमें से 3 घटा देने पर उसके अंतिम मंडल की सूची का प्रमाण निकलता है। इस कर्ण सूत्र के अनुसार लवण समुद्र की सूची 5 लाख है और उसमें से विस्तार से के 2 लाख घटा देने पर 3 लाख रहे। उसमें 4 का गुणा कर देने पर 12 लाख हुआ और उसमें से विस्तार का प्रमाण जो 2 लाख है, उसका गुणा करने पर 24 लाख हुए। इस तरह लवण समुद्र जम्बूद्वीप के बराबर 24 खंड हैं। घातकी के खंड इससे 6 गुने 140 हैं। कालोदधी में घातकी खंड के खंडों से 7 गुने 672 हैं और पुष्कराज में कालोदधी के खंडों से 4 2880 हैं। इस प्रकार लवण समुद्र का वर्णन हुआ। अब घातकी खंड का वर्णन करते हैं। 4 लाख योजन विस्तार वाला चूड़ी के आकार दूसरा घातकी खंड द्वीप भी चारों ओर से लवण समुद्र को घेरे हुए है। घातकी अर्थात आंवले के वृक्षों से सुशोभित इस घातकी खंड द्वीप की आभ्यंतर सूची 5 लाख, मध्यम सूची 9 लाख और बाह्य सूची 13 लाख योजन की है। इसमें पूर्व आभ्यंतर सूची के परिधि 15,81,139 योजन है। मध्यम सूची की परिधि 28,46,500 योजन की है और बाह्य सूची की परिधि 41,10,961 योजन की है। इस द्वीप में जम्बूद्वीप के महामेरु से पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मेरु पर्वत हैं।
तथा दक्षिण और उत्तर के भेद से 2 ईश्वाकार पर्वत इसका विभाग करने वाले हैं। वे दोनों ईश्वाकार पर्वत 1000 योजन चौड़े, द्वीप की चौड़ाई बराबर 4 लाख योजन लंबे तथा ऊंचाई और गहराई की अपेक्षा निषद पर्वत के समान 400 योजन ऊंचे और 200 योजन गहरे हैं। द्वीप के समान इस घातीखंड में प्रत्येक मेरु की अपेक्षा भरत को आदि लेकर 7 क्षेत्र तथा हिमवन आदि 6 कुलाचल हैं। यहाँ के समस्त पर्वत, नदी और सरोवर जम्बू द्वीप के पर्वत, नदी और सरोवर के समान नाम वाले हैं तथा उन्हीं के समान ऊंचाई और गहराई से युक्त हैं, केवल विस्तार उनका दूना दूना है। इस द्वीप के पर्वत और क्षेत्र भीतर की ओर 9 गाड़ियों में पहिए के लगे आरों तथा उनके बीच के अंतर के समान है और बाह्य की ओर छुरा के समान है, अर्थात इनका आभ्यंतर भाग संक्षिप्त और बाह्य भाग विस्तृत है। इस घाती खंड में 1,78,842 योजन प्रमाण पर्वतों से रुका हुआ है। भरत क्षेत्र का आभ्यंतर विस्तार 6,614 योजन तथा 1 योजन के 212 भागों में से 29 भाग प्रमाण हैं।